अस्सलाम वालेकुम, मैं इंसान आगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चौसर को 14th सेंचुरी का रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहा जाता है और उस वीडियो में हमने कुछ हद तक जिक्र किया था कैंटरबरी टेल्स का। इस वीडियो में हम कैंटरबरी टेल्स वही डिस्कस करेंगे एंड बताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कैंटरबरी टेल्स किस तरह से 14th सेंचुरी की सोसाइटल स्ट्रक्चर को, मुख्तलिफ सोशल स्टेटअप को एक्सप्लोर करती है और किस तरह से प्रेजेंट करती है 14th सेंचुरी के पूरे दौर। प्लीज नोट, चौसर कोई बोरिंग फिगर नहीं है। उसने सिर्फ इसलिए लिखा कि आप सिलेबस का पार्ट बन पाए। ही वाज अ सिविल सर्वेंट, ही वाज अ ट्रैवलर, ही वाज इनटू स्टेट अफेयर्स, ही वाज इनटू पब्लिक अफेयर्स, ही वाज अ कोर्ट इनसाइडर जिसने 14th सेंचुरी इंग्लैंड, इसकी मनी, मोरल्स और इसके हर किस्म के मेस को he transformed it into beautiful liquid. कैंटरबरी टेल्स में घुसने से पहले याद करेंगे 14th सेंचुरी ऑल इन ऑल इट वाज केओस। 1340s में बिबोनिक प्लेग आती है जिसको ब्लैक डेथ कहा जाता है। देन 1370s की ग्रेट स्किज्म जिसकी वजह से चर्च डिवाइड होता है। प्रिसाइसली 1381 की पीसेंशियल वॉर जिसके अंदर जो वर्किंग क्लास है, लोअर स्ट्रेटा थी, दे रिटेलिएट टू टेक कंट्रोल। सो चौसर ने सब देखा है। चौसर ने पिछले ऑर्डर को डिस्ट्रॉय होते देखा है। चौसर ने नया ऑर्डर बनते देखा है। चौसर ने इंग्लैंड को फ्रांस और इटली के अंदर पुश करते हुए अपना सर उभारते हुए देखा है। और इस सब के अंदर वो सिर्फ देख नहीं रहा कि क्या हो रहा है। इस सब के अंदर वो इंपॉर्टेंट पब्लिक पोजीशंस पे सर्व कर रहा है, वो स्टेट पोजीशंस पे है, वो लंदन में कस्टम्स का इंचार्ज है, वो डिप्लोमेटिक मिशंस में इटली जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, ही इज वर्किंग एज अ क्लर्क फॉर द किंग, वो कैंट की रियासत में पार्लियामेंट का भी मेंबर है। सो ये कोई ऐसा पोइट नहीं था जो बस गरीब और बेचारा लिखता जा रहा है। ये ऐसा पोइट था जो पेरोल पे था, जो गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा था और मुल्क की जितनी भी पॉलिटिक्स होती थी वो उसके नाक के नीचे होती। सो व्हाई इज चौसर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज? इसको डिटेल में तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। आज हम बिलखसूस बात करते हैं कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स रिप्रेजेंट द 14th सेंचुरी बिकॉज कैंटरबरी टेल्स के अंदर हमें एक एक्स-रे विजन मिल जाता है। बुक की स्टोरी से तो वाकिफ होंगे। 30 लोग हैं, वो पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं और जो हैरी बैली जो उनका होस्ट है वो कहता है कि हम आपस में एक स्टोरी का कॉन्क्वेस्ट करते हैं, जो जीतेगा वो एंड पे जाके उसके ऑनर में एक बहुत बड़ा फीस्ट होगा। ये जो 30 लोग हैं ये डिफरेंट सोशल क्लास से, डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं। सो हमें इस बुक में नाइट्स मिलते हैं, मर्चेंट्स मिलते हैं, प्रायोरिटीज मिलते हैं, क्लर्क्स मिलते हैं, देन दे आर कुक्स, मिलर्स एंड पार्टनर्स एज वेल। सो इसको आप सॉर्ट ऑफ सोशल सटायर भी कह सकते हैं, व्हिच इज क्वाइट ब्रिलियंट। लेकिन ये इस तरह का सोशल सटायर है जिसने लिव्ड रियलिटी को बगैर किसी एग्जैजरेशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है और डेलिनिएट भी किया है। हमें नजर आता है वो सब कुछ। लैंग्वेज की बात करें तो चौसर का उस वक्त लंदन बेस्ड इंग्लिश के अंदर इसको लिखना दैट वाज अ बिग थिंग। चौसर की इस हरकत ने इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए वही काम किया जो डांटे ने इटालियन के लिए किया था। एंड दिस बुक हैड एवरीथिंग। अगर हम इकोनॉमी और क्लास की बात करें तो इस बुक के अंदर कैरेक्टर्स हैं मर्चेंट का, मिलर का, पार्टनर का, शिपमैन का, रीव का। मर्चेंट को देखें तो अपने प्रॉफिट्स बड़े बढ़ा चढ़ा के बयान करता है, लेकिन उसमें जो कर्ज है उनको छुपा के रखता है। ये बेसिकली आज के दौर का जो क्रेडिट कल्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मिलर एंड रीव को देखें तो उनकी आपस में बहस होती रहती है कि किसने किसको चीट किया। ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है ब्लैक डेथ के बाद जब वर्किंग क्लास की कमी हुई और जो लेबर क्लास उन्होंने हाई वेजेस की डिमांड करना शुरू की, तो उसकी वजह से जो भी क्लैशेस प्रोड्यूस हुए। जो पार्टनर का कैरेक्टर है वो फेक रेलिक्स बेचता है। सो बेसिकली वी कैन से कि उसने माफी को भी कमोडिफाई कर दिया। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अगर हम अपनी सोसाइटी के अंदर भी बात करें तो हमें ऐसे पीर फकीर या कुछ मौलवी हजरात जिनको एक खास रकम दें तो वो आपको माफी दिलवा देते हैं। फंडिंग टेक्निक बाय द वे। सो हम कह सकते हैं कि थ्रू दिस कैरेक्टर्स डिफरेंट सोशल क्लासेस में इकोनॉमी की जो भी सूरत हाल थी, चौसर ने उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू सी के ये डिफरेंट प्रोफेशन से लोग हैं। तो वी कैन से कि जब एक सोसाइटी ओवरऑल प्रेशर के अंडर होती है तो आइडियाज हर जगह पे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और स्ट्रेच होते हैं। प्रोसीडिंग फर्दर इकोनॉमी एंड सोशल क्लास के बाद हम देखते हैं रिलीजन को, हम देखते हैं इसके अंदर हिपोक्रेसी के भी एलिमेंट्स कितने ज्यादा हैं। फॉर दैट ज़हन में रखें कि चौसर जो खुद है वो कोई एथिस्ट नहीं है, ही इज अ कैथोलिक ड्यूरिंग करप्ट टाइम। अब देखें इसके अंदर जो पार्टनर है वो ग्रीड के अगेंस्ट खुतबे दे रहा है और साथ में बता रहा है कि वो जितनी भी टीचिंग्स हैं वो सिर्फ गोल्ड के अगेंस्ट पढ़ता है और कोई चीज़ नहीं लेता। मतलब ही इज़ अ ट्रू पिक्चर ऑफ शरीफ तवाइफ या इस्लामी सूद, द ऑक्सिमोरन बेसिकली। जो समनर है वो हमें चर्च कोर्ट्स को भी यूज़ करता नजर आता है, अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करता नजर आता है। ये सब सिनिसिज्म नहीं है, ये सब नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये बस उस दौर के अंदर था ही ऐसे। ये ऐसा दौर था जिसके अंदर सब सेल्फ इंटेलिजेंस स्कैंडल्स के अंदर फंसे हुए थे और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनका भी जो बेसिक यूनिट है वो तो एट द एंड सेल्फ ही होती है, तो वो इफेक्ट हुए कैसे रह सकते हैं। एंड देयर इज मोर एज वेल। अगर हम उस दौर की जनरल स्टडी करना चाहें तो भी कैंटरबरी टेल्स को ओवरलुक नहीं कर सकते। देयर इज द कैरेक्टर ऑफ वाइफ ऑफ बाथ, अ टेक्स्ट बुक कैरेक्टर ऑफ अ डिसरप्टर, जो सोसाइटी के मोहरों को हिलाने का काम करते हैं ना, वो वाला कैरेक्टर है। इस औरत के 5 हस्बैंड है। इस औरत का मानना है कि जो पावर और अथॉरिटी है वो एक्सपीरियंस से आती है।
चर्च आपको नहीं देता। कैरोलिन गिंशा के मुताबिक चौसर ने जो जेंडर रिप्रेजेंटेशन की है दैट इज ओपन, प्लूरल, बट एट द सेम टाइम वेरी रिस्की। वाइफ ऑफ बात के टेल में इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि वो वर्किंग वुमन है, टेक्सटाइल इकोनॉमी में काम करती है और क्लॉकिंग को बड़े डिटेल में डिस्कस करती है, और जो वहाँ पे क्लर्क्स मौजूद होते हैं उनको एथिक्स ऑफ मैरिज में डिबेट के अंदर बीट भी करती है। ये सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं। 14th सेंचुरी की बात हो रही है जब जो नॉलेज है, जो रीडरशिप है, वो आम लोगों के अंदर फैलना शुरू हो गई है। रिमेंबर कि उस वक्त रीडिंग ऑफ बुक्स को भी प्रिविलेज समझा जाता था, जो सिर्फ अरिस्टोक्रेटिक क्लास या नोबिलिटी के अंदर महदूद रहती थी। देन कैंटरबरी टेल्स में पावर और पॉलिटिक्स भी नजर आती है। जो नाइट की टेल है इसके अंदर अगर हम उसको स्टडी करें तो हमें नजर आता है कि जो नाइटहुड है, जो शिवलरी का कॉन्सेप्ट है, दैट इज बेसिकली टर्न्ड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव थिएटर। थिएटर इस सेंस में कि जैसे ड्रेसिंग का या जो रिचुअल्स है उनका कॉम्पिटिशन ही चल रहा है, शिवलरी तो बस है। अगर हम प्रीस्ट की बात करें तो हमें ऑरवेल भी याद आता है साथ साथ, बिकॉज उसकी कहानी से हमें पता चलता है कि कैसे फ्लैक्ट्री लोगों की हुशामत और फेक न्यूज़ कैसे वो हमारे दिमागों को और दिलों को बदल भी सकते हैं, कैप्चर भी कर सकते हैं। बट इन सब कहानी में कैंटरबरी टेल्स के अंदर एक चीज़ जो मुझे मज़े की लगी है दैट इसके चौसर ने कहीं पे भी कोई मोरल वैल्यू को आपके मुंह पे नहीं मारा। उसने ये नहीं कहा कि ये मैं स्टेट कर रहा हूँ, ये है मोरालिटी तो इसको हमें फॉलो करना चाहिए, या ये गलत है या ये सही है। चौसर ने एक सिस्टम दिया आपको इस किताब को पढ़ के, और वो सिस्टम है सोचने का। ही बेसिकली स्टिमुलेट्स यू टू थिंक। ये जितने भी पिलग्रिम्स हैं, ये 30 लोग, उनको डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स से बिलोंग करवाने का, बिकॉज चौसर इज द राइटर, उसका एक मकसद है कि उनको, इन सब लोगों को जिन्होंने कभी भी एक जगह पे इकट्ठे बैठ के दूसरे का मुंह था लगना, उसको शेयर्ड रोड भी दिया, एक ही मंजिल दी, और उन सबको एक स्टोरी टेलिंग कम्युनिकेशन के अंदर इंडल्ज कर दिया। अगर आप इसको इन डेप्थ देखें तो ये मुकम्मल सोशल डिस्कोर्स है, ये सिर्फ फिक्शन कहानी नहीं है। आपको एक ही किताब में मार्केट्स मिलती हैं, इकोनॉमी मिलती है, कोर्ट रूम मिलता है, चर्च मिल रहा है, एंड व्हाट नॉट। दैट्स वाई कैंटरबरी टेल्स को पढ़ने का हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर हम इसको ऐसे ही पढ़ें जैसे हम जर्नलिस्ट हैं, और जर्नलिज्म की तरह ही पढ़ें। हमें पता चलेगा कि कैसे एपिडेमिक्स जो हैं वो लेबर लॉज को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पोस्ट कोविड पीरियड के अंदर भी देखा कि कामों की नेचर कैसे चेंज हुई है, स्पेशली बिजनेसेस की, और स्पेशली ऑनलाइन शिफ्ट कितना ज़्यादा आया है। हम इस किताब को पढ़ के समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी लैंग्वेज की हायरार्कीज़ को भी कैसे चेंज करती है। हमें पता चलता है कि हमारा जब सेल्फ करप्ट होता है तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी चीज़ें किस तरह से चेंज होती है, और जब इंस्टीट्यूशन करप्ट हो जाता है तो तब आप कुछ अच्छा करना भी चाहें, यू जस्ट कांट। इफ़ दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू, और अगर इस वीडियो की वजह से आपको एटलीस्ट ये फ़ायदा होना चाहिए था कि आप चौसर को फादर फिगर के बजाय जो लाइन, जो सेंटेंस आप सुनते हैं, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज, और कैंटरबरी टेल्स इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ 14th सेंचुरी, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हों कि ऐसा क्यों कहा जाता है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो हमने शुरू में दिया था थोड़ा सा टेक्स्ट, और देखा था कि कैंटरबरी टेल्स को 14th सेंचुरी का रिप्रेजेंटेशन क्यों कहा जाता है। फिर हमने थोड़ा सा लैंग्वेज को डिस्कस किया था, इकोनॉमी को, रिलीजन को, जेंडर को, पॉलिटिक्स एंड पावर को, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। एंड वी सा कि कैसे चौसर ने मोरालिटी पे बात नहीं की बल्कि हमें सिस्टम ऑफ थिंकिंग दी है। If you have any questions, please ask in the comment section below. Until next time, Allah Hafiz.